गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। चलिए, मैं आज भाग 8 लेकर इतिहास का आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम भाग 8। देखिए, भारतीय इतिहास का भाग 8 जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो शुरू होगी औरंगजेब से, और औरंगजेब से शुरू होगा। औरंगजेब का काल लगभग 1657-58 से 1707 तक। मैं आपको इस फेज़ को पढ़ा रहा हूँ। देखिए अब क्या होगा, अब जो इतिहास है वो एक कई समानांतर रूप से कई खंडों में चलेगा। जैसे आप इधर औरंगजेब पढ़ेंगे, उसके साथ साथ में शिवाजी भी आ चुके होंगे, तो वो मैं अलग से डिस्कस करूँगा। जैसे मान लीजिए शिवाजी हैं औरंगजेब के समय, तो मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे करके औरंगजेब ने जो किया वो मैं यहाँ बता दूंगा। उसके अलावा शिवाजी ने जो किया वो शिवाजी के सेक्शन में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं औरंगजेब का सेक्शन 1657 से 1707 तक। ये होते ही हमारा मुगल का पीरियड खत्म हो जाएगा और इसके बाद उत्तर मुगल शुरू होगा। देखिए, मैं औरंगजेब पूरा करने के बाद एक वीडियो में सिख और औरंगजेब के लड़के दारा सिखो और उसके अलावा जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उन सबका संकलन करके वो प्रस्तुत करूंगा एक वीडियो में। उसके बाद एक वीडियो में मैं मराठा प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद मैं कंपनियां प्रस्तुत करूंगा और हम धीरे से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। 1657 से 1707 तक का सेक्शन पूरा कर रहे हैं। आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आपको याद हो जाना चाहिए, बस याद करते रहिए। मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मैं आपके आगे बहुत सारी थ्योरी रख दूँ और आप परेशान हो जाएं। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है, जिससे आप परीक्षा में बैठें तो परीक्षा में आपको पता हो कि ये क्वेश्चन आया तो आपके हाँ से आया था, ये वीडियो 7 से आया था, ये वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है। देखिए, अगर सारे इफेक्ट पढ़ाने लगूंगा तो होता क्या है, आप बहुत से यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे आपको कि 1 घंटे में सारा मुगल, 40 मिनट में सारा मुगल। क्या फ़र्क क्या है उनमें और मेरे में? फ़र्क यह है कि आप तथ्य जब भी याद रख सकते हैं जब पीछे की घटनाएं आपको याद हो। अगर पीछे की घटनाएं आपको याद नहीं है, केवल फैक्ट मैं आपके आगे उड़ेल दूं तो उससे क्या होगा, फैक्ट रुकेंगे नहीं। मैं अब थोड़ी थोड़ी थ्योरी करके आपके आगे उड़ेल रहा हूं। आप एक बार देखेंगे, आप दूसरी बार कहेंगे अच्छा ये मारवाड़ में ये था, शिवाजी ये थे, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। आपसे कोई पूछे तो आप फैक्ट थोड़ी बताएंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस फैक्ट के पीछे की घटना क्या है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप फैक्ट याद करें, लेकिन फैक्ट के पीछे की थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी आप याद करें। टेस्ट यही है, कहीं आप जा रहे हैं पेपर देने, कहीं तो डिस्कशन होने लगे, औरंगजेब का डिस्कशन होने लगे, तो आप क्या, अच्छा औरंगजेब की ये पॉलिसी, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। फिर आपके दिमाग में आएगा अच्छा मराठे आए, पेल्लर में ऐसे हुआ, ये क्रॉस युद्ध हुआ। तो इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। ये वाला सेक्शन मैं शुरू कर रहा हूँ। आ जाते हैं, सबसे पहले औरंगजेब का मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ और हम शुरू करते हैं। औरंगजेब की माता कौन थी? माता थी मुमताज़। ठीक है, पीछे हम बात कर चुके हैं। एक वीडियो में मैं अलग से सारी महिलाओं का भी जिक्र करूंगा। उसके बाद औरंगजेब की शादी होगी किससे? फारस की राजकुमारी से। फारस की राजकुमारी होगी जिसका नाम होगा दिलरास बानो बेगम। ठीक है, इन्हें हम बाद में रबिया बीबी भी कहेंगे। ठीक है, तो बाद में चर्चा करेंगे, इनके मकबरे पे क्वेश्चन आता है। चलिए, तो औरंगजेब की यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ मैं। पत्नी हो गई, माता हो गई। अब मैं औरंगजेब के सेक्शन पे चलता हूँ। चलिए, देखिए, औरंगजेब को इतिहास में धर्मांध शासक के रूप में भी चिन्हित किया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत धर्म के मामले में कट्टर था वो। तो पहले मैं धर्म के कुछ फैक्ट बता देता हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है। अगर मैं समझाने लगूँ कि औरंगजेब की धार्मिक नीति, तो मैं बाद में बताता हूँ। चलिए, पहले मैं फैक्ट पे चर्चा करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इसके पीछे क्या कारण था। धार्मिक नीति में औरंगजेब ने जो जो काम किए मैं उन पे चर्चा कर रहा हूँ। नंबर 1 आ जाइए आप। नंबर 1, औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंदा पीर कहते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन, इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद किया। सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद किया। ठीक है, ऐसे बोलता था
कि सिक्कों पर कलमा या कुरान की आयत छपी होती है तो वो गंदे हाथों में जाती है या काफिरों के हाथ में जाती है तो वो दूषित होती है, इसलिए इसने वो खुदवाना बंद कर दिया था। नंबर 3, नौरोज जो पारसी त्योहार था, पारसी अब ईरानी लोग हैं तो नौरोज बंद कर दिया इसने। ठीक हो गई बात। नंबर 4, संगीत पर प्रतिबंध। ठीक बात है। नंबर 5, शराब, जुआ, भांग आदि सबको प्रतिबंधित कर दिया। ये सारे काम जो हैं प्रतिबंधित हैं। ठीक है, जो इस्लाम विरोधी लगे उसे उसने सारे के सारे प्रतिबंधित कर दिए। ठीक बात है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा हूं, 1663 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। एक बार आईएएस में क्वेश्चन आया था, मैं उस पर चर्चा करता हूं। क्या क्वेश्चन आया था आईएएस में? देखिए, आईएएस में क्वेश्चन आया था, सब औरंगजेब ने सती प्रथा को बंद किया। देखिए, अकबर ने भी सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था, मैंने उस वीडियो में डिस्कस भी किया था, लेकिन सख्ती से उसे लागू करवाएगा तो वो होगा औरंगजेब। 1663 में पूर्णतः सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा देगा। उसके बाद मैं मिटो रहा हूं ऊपर से और आगे चल रहा हूं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया। अगर तीर्थ यात्रा कर की मैं बात करूं तो देखिए, आप 3 चीजें देखिए। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटाया था, एक क्वेश्चन। शाहजहां ने पुनः तीर्थ यात्रा कर लगाया था, लेकिन वो कविंद्राचार्य थे गुरु, उनके कहने पर शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया था। अब औरंगजेब तीर्थ यात्रा कर को पुनः लगा रहा है। ठीक हो गई बात। उसके बाद नेक्स्ट है जजिया। पेपर में आया था ये क्वेश्चन। 1679 में औरंगजेब जजिया पुनः लगा देगा। जजिया पुनः लगाया। अब आप कहेंगे जजिया पुनः लगाया, मैं इसका पीछा इतिहास बताता हूं। 1564 में अकबर ने जजिया जो है हटा दिया था। अब 1679 में औरंगजेब जजिया पुनः लगा रहा है। ठीक बात है। तो आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। नेक्स्ट आ रहा हूं, पीरों की मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। पीरों की मज़ारों पर जाना प्रतिबंधित कर दिया। ठीक हो गई बात। उसके अलावा कब्रों पर दिए जलाना सब प्रतिबंधित कर दिया था इसने। ठीक हो गई बात। कब्रों पर दिए जलाना आदि सब प्रतिबंधित कर दिया था। और धर्म के मामले में इतना कट्टर था कि इसने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, मुहत्सिब। अब आपको देखना चाहिए, 1679 के आसपास इसने एक मुहत्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति करी। कौन है मुहत्सिब? मुहत्सिब जनता का आचरण पर नज़र रखता था। आप कहेंगे आचरण पर, यानी कि अपना जीवन कुरान के नियमों के अनुसार या सरकार के नियमों के अनुसार व्यतीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी जांच करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया था उसी का नाम था मुहत्सिब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये भी पेपर में आ जाता है। ये दोनों तो पेपर में यहाँ से आए हुए हैं, ये वाले। ठीक होगी बात। चलिए, अब धार्मिक नीति के पीछे क्या बेस है वो मैं आपको जरा सा बता देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। ये सारे 10-11 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बता दिए। देखिए, जिस समय इनके बीच में क्या चल रहा था, इनके बीच में गृह युद्ध चल रहा था। तो एक तरफ था दारा, और दारा के साथ उसके पिताजी थे शाहजहां। शाहजहां दारा को ही राजा बनाना चाहते थे। और एक तरफ था औरंगजेब प्लस अन्य भाई। ठीक है। अब मुगल इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पिताजी जिंदा हैं और गद्दी के लिए झगड़ा हो रहा है। पिताजी के जिंदा रहते गद्दी के लिए झगड़ा हो रहा है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए क्या हुआ, औरंगजेब ने दारा को इस्लाम विरोधी घोषित किया। इस्लाम विरोधी घोषित किया दारा को। अब इस्लाम विरोधी घोषित किया और दारा की, देवराई के युद्ध के बाद दारा की हत्या करी।
हत्या कर दी। और जब दारा की हत्या कर दी तो औरंगजेब गद्दी पर बैठेगा। अब औरंगजेब गद्दी पर बैठेगा, शाहजहां जिंदा था उस समय, शाहजहां को कैद कर लिया। अब औरंगजेब के समक्ष ये बड़ी समस्या हो गई कि पिताजी को कैद कर लिया, शाहजहां जिसका बड़ा जनाधार था, और खुद गद्दी पर बैठ गया, तो वो क्या करे। उसने सोचा कि अपनी गद्दी को वैध ठहराने के लिए, यानी कि उसकी गद्दी को चुनौती ना मिले, तो औरंगजेब ने धर्म का सहारा लिया। धर्म का सहारा के कारण उसने जो कट्टरपंथी मुल्ला मौलवी थे उनको खुश करने का प्रयास किया है अपनी नीति के द्वारा, तो जिससे औरंगजेब के खिलाफ एक जन विरोध ना शुरू हो जाए। तो अब आप देखिए, औरंगजेब की धार्मिक नीति के जो जिसमें थोड़ी कट्टरता दिखती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण थे। अपनी गद्दी को वैध ठहराने के लिए औरंगजेब ने धर्म का सहारा लिया है। इसीलिए औरंगजेब की नीति में हमें कट्टरता देखने को मिलती है। ठीक हो गई बात, ये वाला पक्ष पूरा हो गया। मिटो दूँ इसे मैं। चलिए नेक्स्ट पे आ रहा हूं मैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, जो यूपी पीसीएस में आया हुआ था, उसे देख लेते हैं। राज्याभिषेक से संबंधित 2 क्वेश्चन है इसके, जिसे मुझे देखना चाहिए। राज्याभिषेक से जो पेपर में आया वो बता दे। राज्याभिषेक क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, नंबर 1 बात हो गई। अब कब कब हुआ वो भी इंपॉर्टेंट है, आप देखिए। सबसे पहले सामूगढ़ विजय के बाद। कहां पर कब्जा हो गया उसका? आगरा पर कब्जा हो गया। अब आगरा पर कब्जा होने के बाद 1658 में पहला राज्याभिषेक हुआ है औरंगजेब का, पेपर में क्वेश्चन आया है। और इसी राज्याभिषेक में औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की है। तो पेपर में पूछा गया कि किस विजय के बाद, मतलब कौन से राज्याभिषेक में उसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी, तो पहले में ही की थी। उसके बाद देवराई का युद्ध होगा, आपको याद होगा, जिसमें दारा सिकोह अंततः पराजित हो जाएगा। इन दोनों युद्ध में ही दारा सिकोह हारा था, सामूगढ़ में भी देवराई में। देवराई में विजय के बाद उसका दिल्ली पर कब्जा हो जाएगा, और यहीं 1659 में पुनः राज्याभिषेक कराएगा। अब आप समझ गए मैंने क्या क्वेश्चन उठाया है यहाँ से। ये पीसीएस में आया हुआ था, आलमगीर की उपाधि कौन से युद्ध के बाद धारण की थी, तो मैंने आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन है, संभवतः आपको देखना चाहिए। आप जब देखेंगे तो आपके ये भी रिवीजन हो जाएंगे। शायद सामूगढ़ का युद्ध भी उत्तराखंड के पेपर में भी आया हुआ था, तो आपको फायदा मिलेगा। चलिए, मेरे को इतना ही बताना था इसमें। नेक्स्ट पे चल रहा हूं मैं। चलिए, औरंगजेब की राजपूत नीति पे आता हूं मैं। राजपूत नीति पे आता हूं मैं औरंगजेब की, जिसे मुझे बताना जरूरी है, जिसे जानने के बाद आपको कई सेक्शन खुलेंगे। देखिए, 2 राज्य हैं, एक है मारवाड़। मारवाड़ का इलाका होता है जोधपुर का, और एक राज्य है जिसका नाम है मेवाड़, चित्तौड़, और ये वाला इलाका है जयपुर का। ठीक हो गई बात। मारवाड़ का जो राजा है उसका नाम है जसवंत सिंह। कौन है? जसवंत सिंह। ठीक हो गई बात। जसवंत सिंह का आपको याद होगा, जसवंत सिंह ने कौन से युद्ध में भाग लिया था? जसवंत सिंह ने औरंगजेब और मुराद की सेना ने इसे धर्मत के युद्ध में हराया था। याद होगा आपको, धर्मत का युद्ध लड़ा था इसने, जसवंत सिंह और कासिम खां। आपको पीछे का रिवीजन हो जाएगा। धर्मत का युद्ध लड़ा था। ठीक है। मेवाड़ में कौन है? मेवाड़ में राजा जय सिंह है। अब इनकी जो लड़की है, इनकी जो मेवाड़ की लड़की है, जसवंत सिंह की पत्नी है। इसका मतलब क्या है?
मेवाड़ और मारवाड़ रिश्तेदार हैं, क्या है, रिलेटिव्स हैं। मैं भूमिका बना रहा हूं जरा सी, आप देख लीजिएगा। मारवाड़ मैंने आपको बता दिया, मेवाड़ मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए। अब मेरे को इसको बताना है कहानी क्या है, औरंगजेब की राजपूत नीति क्यों विफल हो गई। यहाँ पर मिटाऊं मैं इसे। देखिए, अकबर ने अखिल भारतीय साम्राज्य निर्माण के लिए जिन राजपूतों का सहयोग प्राप्त किया था, औरंगजेब उन्हीं राजपूतों का सहयोग अब खो रहा है, और औरंगजेब उन राजपूतों का सहयोग खो देगा, मराठों से झगड़ पड़ेगा और साम्राज्य के पतन की नींव रख जाएगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। मैं आ रहा हूं मारवाड़ पे। मारवाड़ जोधपुर। राजा हैं जसवंत सिंह, ये मुगल सेवा में थे। ठीक होगी बात, मुगल सेवा में थे, तो जसवंत सिंह की बात कर रहा हूं मैं। चलिए, ये इनकी अफगानिस्तान में एक युद्ध होगा जहां इनकी मृत्यु हो जाएगी। युद्ध में मृत्यु हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कुछ नहीं लेना, मैं आपको बताने लगूँ जमरूद का युद्ध, ये युद्ध, वो युद्ध, तो आपको क्या करना है। अफगानिस्तान में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। देखिए, जिस समय जसवंत सिंह की मृत्यु हुई उस समय जसवंत सिंह की संतान नहीं थी, तो ऐसा लगने लगा कि अब मारवाड़ की गद्दी पर मुगल अधिकार कर लेंगे। लेकिन इतने में खबर आई कि जसवंत सिंह की घरवाली से एक पुत्र को जन्म हुआ है, और उस पुत्र का नाम रखा जाएगा अजीत सिंह। ठीक हो गई बात। जसवंत सिंह का लड़का अजीत सिंह। दूसरी तरफ जसवंत सिंह के जो भाई थे, एक थे अमर सिंह। अमर सिंह का पोता जिसका नाम है इंद्र सिंह। ठीक है, इनके भाई थे, बड़े भाई। ठीक है, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब अजीत सिंह का जन्म हो चुका है, मारवाड़ की गद्दी का उत्तराधिकारी मिल गया है, तो अब क्या होगा, मारवाड़ के लोग अजीत सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं। मारवाड़ में एक हैं जिनका नाम है दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह की गद्दी पर दावा ठोक रहे हैं कि अजीत सिंह को गद्दी मिलनी चाहिए। लेकिन औरंगजेब क्या करेगा, औरंगजेब इंद्र सिंह को गद्दी दे देगा 36 लाख रुपए के बदले। इसकी क्या कर देगा, टीका कर देगा इसका, यानी कि इसको गद्दी दे देगा। बस संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं जिसका पिता मुगल सेवा में करता रहा और अंततः मर गया, उसके लड़के को गद्दी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली है, जिससे जसवंत सिंह का लड़का अजीत सिंह, दुर्गादास राठौड़ आवाज़ उठा रहे हैं। ये तो अबोध बालक है, ये तो 4, 6, 8, 10 महीने का बच्चा है, छोटा बच्चा है, लेकिन ये वैलिड है, इसलिए इसकी गद्दी पर अधिकार बैठता है। दूसरी तरफ अमर सिंह के पोते इंद्र सिंह को 36 लाख रुपए के बदले में औरंगजेब ने गद्दी दे दी है। और यहीं से शुरू होता है मुगल मारवाड़ संघर्ष। ठीक हो गई जी बात। मुगल मारवाड़ संघर्ष चलेगा कितने साल तक, 30 साल तक चलेगा मुगल मारवाड़ संघर्ष। ठीक है, अंततः में मारवाड़ क्या हो जाएगा, मारवाड़ स्वतंत्र हो जाएगा, यानी औरंगजेब की नीति क्या हो जाएगी, विफल हो जाएगी यहां पे, और मारवाड़ स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक हो गई बात। और इस सब के पीछे जो प्रमुख भूमिका रहेगी वो दुर्गादास रहेगी। दुर्गादास को कर्नल टाड हैं एक, आपको जानना चाहिए कर्नल टाड कौन है। कर्नल टाड ने सारा राजपूतों का इतिहास कर्नल टाड ने लिखा है। उन्होंने दुर्गादास को यूलिसिस कहा है। आप कहेंगे यूलिसिस किसका, राजपूतों का यूलिसिस, यानी कि राजपूतों का योद्धा। राजपूतों का योद्धा कहा है दुर्गादास को। और राजस्थान में एक कहावत ये भी है कि माँ पूत ऐसा जनी जैसा दुर्गा दास। इसने मुगलों के खिलाफ इतना जबरदस्त संघर्ष किया कि मुगलों की नींव उखाड़ दी इसने। 30 साल तक संघर्ष किया और अंत में अपने राज्य को स्वतंत्र कराया। आप देख रहे हैं, स्वतंत्र कराया। अब आप कहेंगे औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठेगा बहादुर शाह प्रथम, और बहादुर शाह
प्रथम, ये बहुत बुढ़ा शासक था, ये क्या करेगा, ये अजीत सिंह को गद्दी सौंप देगा, अप्रूवल दे देगा। अजीत सिंह को क्या देगा, वैध उत्तराधिकारी मान लेगा, जिसकी मांग कर रहे थे वो, वैधता स्वीकार कर लेगा, किसकी, अजीत सिंह की। और यहां पर जाकर के थमेगा मुगलों का राजपूतों से संघर्ष, यहां जाकर के रुकेगा। जब बहादुर शाह प्रथम 1708 में औरंगजेब के बाद अजीत सिंह की गद्दी को वैधता दे देंगे। अब आप देखिए, मैंने आपको कहा था मेवाड़ और मारवाड़ दोनों क्या थे, संबंधी थे। पता है आपको, इसी में मेवाड़ ने मारवाड़ का सहयोग किया, मेवाड़ ने मारवाड़ का पूर्ण सहयोग किया इस पीछे से। ठीक हो गई बात। और इस प्रकार से यहाँ पर राजपूतों का जो सपोर्ट था वो औरंगजेब खो बैठा, और अंततः औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मारवाड़ भी स्वतंत्र हो गया, आगे मेवाड़ भी स्वतंत्र हो जाएगा। चलिए, ये वाला सेक्शन पूरा कर रहा हूँ मैं, उसके बाद नेक्स्ट चल रहा हूँ, मैं इसे मिटो रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आता हूँ मैं। आप समझिए, अब मुझे ये पता लग गया तो मैं कनेक्ट कर पाऊंगा चीज़ों को। आप देखिए, धीरे धीरे चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। देखिए, मैंने अभी कहा एक तरफ मारवाड़ है, ठीक बात है, और इधर ना एक लड़का है जिसका नाम है शहजादा है, यानी औरंगजेब का लड़का है, क्या नाम है, अकबर। ये 1681 में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देगा। ये 16 विद्रोह करेगा, क्या करेगा, विद्रोह। ये वो अकबर नहीं है, ये औरंगजेब का लड़का है शहजादा अकबर। और मारवाड़ वही चाल चलेगा इनके खिलाफ। मारवाड़ इसको पीछे से बूस्टअप करता रहेगा कि भाई हम तुझे बादशाह बनाएंगे, और ये भाग करके सीधा कहाँ आ जाएगा, मारवाड़ में आ जाएगा, राजपूत इलाके में। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो राजपूत इलाके में आ जाएगा ये राजपूत इलाके में। ठीक बात है। अब शहजादा अकबर और राजपूत मिल गए हैं औरंगजेब के खिलाफ। औरंगजेब एक चाल चलेगा, चाल ये चलेगा कि मारवाड़ के महल के बाहर कुछ लेटर गिरवा देगा, जिसमें लिखा होगा, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे अकबर और औरंगजेब मिले हुए हैं, लिखा होगा, बेटा तू राजपूतों का विश्वास पाले और इन्हें बाहर निकाल ला, फिर हम इन्हें बाहर से घेर कर मार देंगे। तब राजपूतों के मन में एक शंका बैठ जाएगी। राजपूत सोचेंगे कि कहीं हम ही तो नहीं फंस गए औरंगजेब की चाल में, तो वो अकबर पे शक करने लगेंगे। और अकबर राजपूतों से भाग करके कहाँ जाएगा, सीधा दक्षिण में जाएगा, दक्षिण में जाएगा। और इसका पीछा करते हुए मुगल दक्षिण में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, मुगल दक्षिण में। और आप मानेंगे यहाँ झगड़े में फंस जाएंगे। और 25 साल औरंगजेब 1682 से 1707 अपने जीवन के 25 साल दक्षिण में बिताएगा, और यहीं औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। कहावत है, जैसे स्पेन के नासूर ने नेपोलियन का पतन किया, वैसे ही दक्षिण का नासूर औरंगजेब के लिए घातक सिद्ध होगा। पहले मेंस में बहुत क्वेश्चन आया करता था। आप कहेंगे दक्षिण में औरंगजेब कैसे फंस जाएगा। दक्षिण में 3 रियासतें हैं जिनके साथ औरंगजेब संघर्ष में उलझ जाएगा, और अंततः क्या परिणाम होगा, औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन दक्षिण की समस्या नहीं सुलझेगी। मैं अब चल रहा हूं दक्षिण वाले हिस्से में, औरंगजेब कहां जाकर फंसा। चलिए आ जाइए आप दक्षिण वाले इलाके में। देखिए, दक्षिण में 3 हिस्से हैं। एक है मराठा, एक है बीजापुर, और एक है गोलकुंडा। मैंने जब आपको बताया था कि शाहजहां ने अहमदनगर का विलय किया था, तो मैंने आपको बताया था शाहजहां के अहमदनगर के विलय के बाद मराठों के जो शाहजी भोसले थे वो इनके यहाँ नौकरी कर रहे थे। किसके यहाँ नौकरी कर रहे थे, शाहजी भोसले बीजापुर के यहाँ आ गए थे और यहाँ पर जॉब कर रहे थे। ठीक है, वो राइज ऑफ मराठाज या मराठों का उत्थान, वो मैं आपको जब शिवाजी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे शिवाजी एक छोटे से क्षेत्र के लड़के और कैसे एक बड़ी सत्ता की तरफ बढ़ेंगे, वो मैं वहाँ बताऊंगा। पहले मैं औरंगजेब से क्या क्या संघर्ष हुआ वो मैं बता देता हूँ मराठों के साथ। देखिए,
औरंगजेब के पहला संघर्ष है देखिए, सबसे पहले 1663 की बात करता हूं। मुगलों में कौन है? शाइस्ता खां वर्सेस शिवाजी। ठीक हो गई बात। ये औरंगजेब का मामा है शाइस्ता खां। शिवाजी इसका अंगूठा काट लेंगे। क्या कर देंगे? अंगूठा काट लेंगे और इसे भगा देंगे। ये हार करके भागेगा। फिर औरंगजेब इसे बंगाल भेज देगा अपने मामा को गुस्सा होकर के। पहला फेज तो ये है, जब औरंगजेब शिवाजी को दबाने के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को भेजता है और शाइस्ता खां शिवाजी के कई किले जीत भी लेता है। मैं आपको बताऊंगा जब शिवाजी पढ़ाऊंगा। लेकिन अंततः शिवाजी इसका रात को हमला कर देते हैं। कैसे हमला करते हैं, दूल्हा बन के गए, क्या हुआ, क्या कहानी हुई, मैं बाद में बात करूंगा। और शाइस्ता खां पर हमला करते हैं। शाइस्ता खां अपनी जान बचाकर भागता है और शिवाजी शाइस्ता खां का अंगूठा काट लेंगे। ये 1663 की घटना है। एक पेपर में ना क्रम लगाने को आया हुआ था। आप मेरे पढ़ाने का तरीका देखिए, मैं क्या कह रहा हूं। ये क्वेश्चन आया था कब काटा? 1663 में। हालांकि शिवाजी के विरुद्ध अफजल खां भी आएगा, वो मैं शिवाजी में पढ़ाऊंगा। आप जस्ट ये देखिए कि मुगलों का पहला हमला विफल हो गया है शिवाजी के विरुद्ध और औरंगजेब ने किसे भेजा? शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खां कौन है? औरंगजेब का मामा है। तो जब शाइस्ता खां अपनी जान बचा के भागेगा तो औरंगजेब इसे कहां भेजेगा? बंगाल भेजेगा। ये भी मैंने लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन है, इसके पीछे क्वेश्चन आया हुआ है। शाइस्ता खां की भूमिका रहेगी बंगाल में, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है। चलिए, एक फेज तो ये होगा। अब मैं आ रहा हूं सेकंड फेज पे। सेकंड फेज होगा 1665 में। ठीक है, वो आपको देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। एक तरफ तो है शिवाजी और एक तरफ है राजा जयसिंह। कौन है? राजा जयसिंह। अब आप कहेंगे राजा जयसिंह मैंने अभी पीछे बता ही दिया है। कौन से राज्य के हैं? मेवाड़ के हैं राजा जयसिंह। तो देखिए, राजपूत सहयोग कर रहे हैं और राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच संघर्ष होगा और राजा जयसिंह जो है शिवाजी को घेर लेंगे। ठीक हो गई बात। और मैं यहां ऊपर मिटोता हूं और यहां पर जो संधि होगी उस संधि की बात करता हूं मैं। उसका नाम है पुरंदर की संधि। कौन सी संधि है? पुरंदर की संधि। 22 जून 1665 यह है पुरंदर की संधि। ठीक हो गई बात। पुरंदर की संधि में क्या क्या हुआ? आईएएस में एक क्वेश्चन आया था संधि की शर्तों का लेकर के, मैं उस पर भी आ रहा हूं। नंबर 1, शिवाजी अपने 23 किले आउट ऑफ 35 मुगलों को सौंप देंगे। ठीक होगी बात, नंबर 1। नंबर 2, देखिए मराठों से संघर्ष चल रहा है। दक्षिण में अभी 2 राज्य हो रहे हैं, बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब को इन्हें भी दबाना है, तो शिवाजी बीजापुर और गोलकुंडा के विरुद्ध मुगलों की सहायता करेंगे। समझ गए? यानी कि दक्षिण के अभियानों में मुगलों की सहायता मराठे करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आया हुआ था आईएएस में, ये वाला कथन। उसके बाद तीसरा क्या हुआ वो देख लीजिए आप। तीसरा ये हुआ, शिवाजी का पुत्र है संभाजी। यहां भी इंट्रोडक्शन हो गया पुत्र का। इसे मुगल दरबार में 5000 का मनसब मिल गया। ठीक है, एक पद मिल गया। तीसरा हो गया। नंबर 4, शिवाजी को मुगल दरबार में जाना था। देखिए, ये संधि अपने आप में ही मैं इसे कहूं कि ये राजा जयसिंह की व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। राजा जयसिंह ने शिवाजी जैसे सैनिक का सहयोग प्राप्त करके वो इन दोनों को आराम से कुचल सकते थे और बाद में शिवाजी अकेले रह जाते तो धीरे धीरे उनको भी घेरा जा सकता था। अब औरंगजेब का जो युद्ध नीति थी वो डिस्टर्ब थी। कभी वो मराठों से लड़े, बीजापुर की तरफ जाए, गोलकुंडा की तरफ। जब वो शिवाजी को दबाने जाता था, शिवाजी बीजापुर में घुस जाते थे, बीजापुर सपोर्ट करता था पीछे, और जब ये लड़ता था तो बीजापुर सहयोग करता था। तो औरंगजेब ये नहीं तय कर पा रहा था कि पहले इसे दबाऊं कि पीछे दबाऊं। अब देखिए, राजा जयसिंह ने
लेकिन औरंगजेब ने इस संधि का सम्मान ही नहीं करा। औरंगजेब समझ ही नहीं पाया इस संधि को, और ये संधि विफल हो जाएगी। क्या विफल हुआ, मैं आपको मराठों में पढ़ाऊंगा। दूसरी तरफ औरंगजेब राजपूतों से भी लड़ रहा है। आप देखिए, सबसे लड़ रहा है, तो इसी कारण से औरंगजेब की जो दक्षिण नीति है वो फेल होगी। अब मैं ये वाला शिवाजी वाला सेक्शन ये पूरा हो रहा है, उसके बाद में औरंगजेब की तीसरा चरण कब आता है। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो जाएगी। उसके बाद संभाजी गद्दी पर बैठेंगे। शिवाजी के बाद उनका लड़का बैठेगा जिसका नाम होगा संभाजी। ये वाला सेक्शन देख लीजिए। तो यहाँ पे मुगल, अब संभाजी का एक साथी भी था, उसे भी देख लेते हैं, जिसका नाम है कवि कलश। ठीक हो गई। तो वर्सेस क्या होगा, वर्सेस मुगल, और युद्ध होगा 1689 में। अब देखिए आप यहाँ पर औरंगजेब फिर एक भूल करने जा रहा है, उसको मैं आपको बताता हूँ क्या भूल करने जा रहा है। संभाजी युद्ध में गिरफ्तार हो जाएगा और मुगल क्या करेंगे, इसका कत्ल कर देंगे सरेआम। अब भाई ये फिर गलती कर दी। अभी तक जो मराठों का संघर्ष था वो कुछ वर्गों तक सीमित था। मराठों में बड़े भेदभाव थे, मराठों के कुछ वर्ग शिवाजी को निम्न जाति का मानते थे, कुछ इस तरह के टकराव थे। तो इस कारण से ये लेकिन जैसे ही शिवाजी के लड़के का कत्ल हुआ है, अब ये शुरू हो गया है मराठा स्वतंत्रता आंदोलन। अब औरंगजेब को संभालना भारी हो जाएगा। यहीं से शुरू होता है मराठा स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक हो गई बात। मराठा स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होता है। संभाजी के बाद तीसरा जो बैठेगा वो बैठेगा राजा राम। ये बैठेगा 1689 से 1700 तक। और राजा राम के बाद उसकी घरवाली पत्नी बैठेगी जिसका नाम होगा ताराबाई। ये 1700 से 1707 तक रहेगी और ये सारे के सारे किले वापस ले लेंगे और एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना कर देंगे। वो कैसे हुई मैं आपको मराठा में डिटेल से पढ़ाऊँगा। मैंने आपको बता दिया ये 4 फेज़ मराठे और मुगलों के विरुद्ध रहे। आप देखिए क्यों औरंगजेब की दक्षिण नीति को विफल कहते हैं, औरंगजेब का कब्रगाह कहते हैं इसे, वो मैं आपको बता दिया है। अब मैं इस पे आ रहा हूँ नेक्स्ट, बीजापुर पे। ठीक बात है। बीजापुर का शासक है सिकंदर आदिल शाह। औरंगजेब ने इसे पराजित किया और 1686 में विलय कर लिया। बस यही क्वेश्चन आता है यहाँ से। और गोलकुंडा को 1687 में विलय किया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से औरंगजेब जब दक्षिण के राज्यों को विलय कर लेगा तो औरंगजेब के समय 21 प्रांत हो जाएंगे। कितने, कहीं पे 20 लिखें, कहीं पर 21 लिखें प्रांत। ये मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ मुगल है। ठीक हो गई बात। ये मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बता दिए। धार्मिक नीति बता दी, उनकी दक्षिण नीति बता दी, क्या कारण था विफल होने का। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। औरंगजेब के खिलाफ कुछ और छोटे छोटे जमींदार हैं, उनके झगड़े हैं। सबसे पहले मैं आ रहा हूँ जाट। अब जाटों से भी भिड़ गया औरंगजेब। जाट थे कहाँ, जाट दिल्ली से लेकर के आगरा और मथुरा, ये सारा का सारा इलाका जाट बेल्ट थी। जाट कौन थे, जाट जमींदार लोग थे। ठीक बात है, अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे, जमींदार लोग थे, उनका कोई ऐसा विद्रोह ही नहीं था। चलिए अब सबसे पहले औरंगजेब की धार्मिक, कोई कहता है धार्मिक नीति से, कोई कहता है कि औरंगजेब के अधिकारी जमींदार वालों को परेशान करते थे। तो सबसे पहले जाटों का जो लीडर उठ के आएगा उनका, औरंगजेब के खिलाफ जो अन्य विद्रोह हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आ रहा हूं जाट विद्रोह। ठीक है, जाट विद्रोह। जाट लोग हैं कहां, जाट लोग दिल्ली, मथुरा, आगरा के बेल्ट में हैं। कौन है ये लोग, जमींदार लोग हैं, अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। ठीक बात है। तो क्या कारण है विद्रोह, देखिए जमींदार विद्रोह, औरंगजेब के जो अधिकारी वर्ग थे वो बहुत परेशान कर रहे थे। कुछ लोग धार्मिक कारण भी बताते हैं और कुछ लोग बताते हैं आर्थिक कारण, जमींदारी कारण बताते हैं, जिस कारण से जाटों का जो है विद्रोह फूटा है मुगलों के खिलाफ। चलिए सबसे पहले अब किसने विद्रोह किया, हम बात करते हैं गोकुला में।
गोकुला पहला जाट व्यक्ति होगा, जाट नेता होगा जिसने विद्रोह किया। पेपर में क्वेश्चन आया होगा। गोकुला को बंदी बना लेगा औरंगजेब और मृत्युदंड दे देगा। ठीक हो गई। गोकुला के बाद खड़ा होगा राजा राम। देखिए राजा राम में फर्क कीजिएगा, एक मराठों के राजा राम है लेकिन ये जाटों के राजा राम है, ध्यान रखिएगा। ठीक हो गई बात। जाटों के राजा राम होंगे जो विद्रोह करेंगे और ये छापा मार युद्ध चलाएंगे। अब देखिए मुगलों की बड़ी सेना है, प्रत्यक्ष तो लड़ा नहीं जा सकता, तो छापा मार युद्ध लड़ाएंगे। ये क्या करेगा, ये अकबर के मकबरे को लूट लेगा। सिकंदरा में, सिकंदरा में क्या है, अकबर का मकबरा है और ये उसे लूट लेगा और अकबर की अस्थियां निकालकर उसका हिंदू विधि से संस्कार भी कर देगा। ठीक हो गई बात। तो अकबर के मकबरे को किसने लूटा, राजा राम ने लूटा। उसके बाद तीसरे जो नेता आते हैं वो आते हैं चूड़ामन प्लस बदन सिंह। आपसे पूछे स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना, भरतपुर जाट राज्य की स्थापना करने वाले कौन है, वो आपकी चूड़ामन और बदन सिंह है, जिन्होंने स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की थी। ठीक हो गई बात। उसके बाद एक नेता और हैं जिनका मैं जिक्र कर लेता हूं, सूरजमल। इनका काल होगा 1756 से 63। देखिए पानीपत के युद्ध के समय यही होंगे। इन्हें जाटों का यूलिसिस कहते हैं, जाटों का यूलिसिस। यूलिसिस का मतलब है योद्धा, महान योद्धा। कई जगह इन्हें जाटों का अफलातून भी कहा गया है। ठीक है, जो संभावित क्वेश्चन थे मैंने बता दिए। ये औरंगजेब के समय नहीं है, ये बाद में है, मैंने बता दिया, लेकिन आपको पेपर में आया हो। पानीपत का जब युद्ध हुआ तो जाट नेता कौन थे, जाट नेता सूरजमल थे। ठीक हो गई बात, इसे मैं मिटो रहा हूं। नेक्स्ट पे आ रहा हूं। नेक्स्ट है सिख। देख लीजिए सिखों के क्वेश्चन भी बता देता हूं। देखिए सिखों की बात करूं तो 1675 में औरंगजेब गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा देगा। कौन से 9वें गुरु होंगे, गुरु तेग बहादुर। आगे सिखों में मैं पूरा डिस्कस करूंगा कि हत्या। आप जानते हैं सिखों के 9वें गुरु दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है, इन्हीं का शीश काटा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद बैठेंगे 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। ये अंतिम गुरु होंगे, गद्दी समाप्त कर देंगे, गुरु गद्दी समाप्त कर देंगे, अंतिम गुरु होंगे। औरंगजेब के साथ संघर्ष चलेगा, ये नए राज्य की स्थापना करेंगे, स्वतंत्र आनंदपुर राज्य की स्थापना करेंगे। आनंदपुर के संस्थापक हैं। औरंगजेब को कुछ पत्र लिखेंगे, पत्रों को कहते हैं जफरनामा, जो औरंगजेब को इन्होंने चिट्ठी लिखी थी। इन्होंने एक किताब भी लिखी, किताब है 10वें बादशाह का ग्रंथ। ठीक है, औरंगजेब इन्हें नहीं दबा पाएगा। तो उसके बाद औरंगजेब के बाद उसका लड़का गद्दी पर बैठता है जिसका नाम है बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, वो गुरुजी से सहयोग मांगेगा, गोविंद सिंह जी से, गुरुजी से। और गुरुजी इसके सहयोग के लिए दक्षिण में जाएंगे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहा, नांदेड़ में, गोदावरी नदी के तट पर। वहां पर एक पठान जो है गुरुजी को छुरा मार देगा, अफगान होगा, छुरा मार देगा। गुरुजी घायल हो जाएंगे और जब गुरुजी को लगेगा कि अब तेरे बचने की उम्मीद नहीं है और ऐसा ना हो कि मुगल सेना के तो हत्या चढ़ जाए, तो गुरुजी क्या करेंगे, खुद को अग्नि में भस्म कर देंगे। ठीक है, अगर गुरुजी पकड़े जाते तो मोर डाउन हो जाता सिखों का, तो ये खुद को क्या कर देंगे, अग्नि में भस्म कर देंगे। देखिए यहां के बाद जब मैं सिख पढ़ाऊंगा तो बंदा बहादुर आएगा, मैं उनका आगे पढ़ाऊंगा आपको। औरंगजेब के समय का यही मुख्य मुख्य बात है। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं। नेक्स्ट है औरंगजेब के लड़के ने भी विद्रोह किया था। किसने, अकबर ने। आपको पीछे मैं बता चुका हूं, 1681 में अकबर ने विद्रोह किया, ये मैं बता चुका हूं आपको। उसके बाद 1686 में हुगली में अंग्रेज करेंगे विद्रोह, जिन्हें पिटाई कर देगा औरंगजेब, जिनकी पिटाई कर देगा। यहाँ पे कौन होगा, शाइस्ता खां होगा। आपको याद होगा पीछे शाइस्ता खां का मैंने जिक्र भी किया था। ठीक हो गई बात। तो देखिए मेन जो औरंगजेब के समय संघर्ष हुए मैंने आपको सारे बता दिए हैं।
अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी डिटेल होगी, वो मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो में कुछ हिस्सा ऊपर का कट भी रहा है तो ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, कैमरा कई बार घूम जाता है, लेकिन मैंने जो बोला है वो मैं लिखा है। थोड़ा बहुत अगर कट भी गया होगा तो आप देख लीजिएगा, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए चीजें। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।